जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 11th रिवीजन टेस्ट पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में ये बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हम पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊर्जा के प्रकार बताइए। तो ऊर्जा के दो प्रकार हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा। वाणिज्यिक ऊर्जा जो है वो क्या है? वह ऊर्जा है जो उपयोगकर्ताओं को कुछ कीमत पर उपलब्ध होती है। मतलब वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए हमें कीमत चुकानी होती है। यदि हमें कोयला लेना है, पेट्रोलियम लेना है, प्राकृतिक गैस, बिजली आदि लेना है तो उसके लिए हमें कीमत चुकानी होगी। तो वाणिज्यिक ऊर्जा जो होती है उसके लिए उपयोगकर्ता को कीमत चुकानी होती है। और इसके उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और बिजली। गैर व्यावसायिक ऊर्जा। गैर व्यावसायिक ऊर्जा जो होती है वो उपयोगकर्ताओं को मुफ्त में उपलब्ध होती है। जैसे आप जंगल में रहने वाले लोगों को आग जलाने के लिए लकड़ी, कृषि का अवशिष्ट गोबर फ्री में ही मिल जाता है। इससे वे अपना ईंधन से खाना बना सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा बताइए। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। जैसे आप यदि कृषि करते हो तो सीधे प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करोगे, मछली पकड़ना, खनन। तो आपको क्या याद रखना है? प्राकृतिक संसाधनों का जिसमें सीधा उपयोग होता है वह प्राथमिक क्षेत्र होता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ बताइए। जैसे आपको कहीं घूमने जाना हो तो आप प्लान बनाते हैं ना, ऐसे ही सरकार के पास भी क्या है, एक सरकार के एक केंद्रीय सत्ता, जैसे पहले योजना आयोग था और अब क्या है, प्लानिंग कमीशन है। मतलब नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन के स्थान पर आ गया है। तो वो हमारे पूरे देश में एक निश्चित अवधि में जितने भी पूरे देश के अंदर संसाधन उपलब्ध हैं उनसे कुछ निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक योजना। जैसे आपको यदि पिकनिक जाना है तो आप क्या करोगे? आप हो गए केंद्रीय सत्ता, निश्चित अवधि, मान लीजिए 3 दिन के लिए आप घूमने जा रहे हैं। आपका लक्ष्य क्या है कि आपको ये 3 प्लेस जो है वो घूमना है। अब आपके पास संसाधन क्या है कि आपके पास 10,000 रुपये हैं। तो अब आप विवेकपूर्ण ढंग से क्या करोगे? योजना बनाओगे जिससे कि 10,000 रुपये में ही इन तीनों स्थानों की सैर आप कर सकें। तो आर्थिक नियोजन भी वही है। आर्थिक नियोजन में क्या होता है कि जो केंद्रीय सत्ता होती है वह एक निश्चित अवधि, सामान्यतः पंचवर्षीय योजनाओं में 5 वर्ष होती थी, निश्चित अवधि में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। हमारे देश में कई लक्ष्य हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना, गरीबी को हटाना, आर्थिक विकास की दर को तेज करना। तो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध संसाधन, देश में जितनी भी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस हैं, वे सब क्या हैं? संसाधन के विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग की योजना बनाते हैं। तो आपको कौन कौन से वर्ड याद रखना है? केंद्रीय सत्ता, निश्चित अवधि, निर्धारित लक्ष्य, संसाधन और उनका विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग। आर्थिक नियोजन की विशेषताएं बताइए। आर्थिक नियोजन की मुख्य विशेषता है, पहला है आर्थिक समृद्धि या विकास। ठीक है, आर्थिक नियोजन से क्या होता है? देश का आर्थिक विकास होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है और चहुमुखी विकास होता है। निर्धनता समाप्त होती है, आत्मनिर्भरता, यानी जो चीज़ें हम दूसरे देशों से मंगाते थे तो आर्थिक नियोजन में ऐसी योजना बनाई जाती है जिससे कि हम वो वस्तुएं जो हैं वो अपने ही देश में बनाने लगें। और रोज़गार, जो श्रमिक हैं, जो भी श्रम बल है देश के अंदर, सभी को रोज़गार मिल जाए। तो ये आर्थिक नियोजन के विशेषताएं हुई। फिर है आपका हरित क्रांति का अर्थ बताइए। देखिए, आपको पता है कि पहले क्या होता था कि लोग ज़्यादा रासायनिक आगतों का प्रयोग नहीं करते थे, तो कृषि कम होती थी, उत्पादन कम होता था। तो इसके बाद 1960 के दशक में क्या हुआ? हरित क्रांति आई। और हरित क्रांति में क्या किया गया कि रासायनिक आगत का मतलब होता है खेती करने में हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, बीज, उर्वरक, कीटनाशक।
तो पहले हम ये रासायनिक नहीं होते थे, लेकिन हरित क्रांति में क्या हुआ, हमने इनको रासायनिक खाद बीज उर्वरक लिए, उन्नत किस्म की मशीनें ली, अच्छे सिंचाई के साधन लिए, और इन सब का प्रभाव क्या हुआ कि देश में जो कृषि प्रोडक्शन था वो बहुत अधिक बढ़ गया। तो हरित क्रांति क्या है, आगत मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें, खाद बीज उर्वरक, ये सभी आगत में आएंगे। तो हरित क्रांति क्या है, रासायनिक आगतों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना क्या कहलाता है, हरित क्रांति। रासायनिक आगतों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। और फिर आपको एग्जाम्पल लिख देना है। कृषि विपणन की समस्या बताइए। कृषि विपणन यानी कृषि पदार्थों के विक्रय से संबंधित क्या क्या समस्याएं आती हैं। पहला तो है मध्यस्थों की बड़ी संख्या। किसान ने उत्पादित किया, किसान ने बड़े व्यापारी को बेचा, बड़े व्यापारी ने छोटे व्यापारी को, छोटे व्यापारी ने उपभोक्ता को। तो उपभोक्ता को तो वस्तु महंगी मिली, लेकिन किसान को कीमत कम मिली, क्योंकि बीच में कई मध्यस्थ थे। तो कृषि विपणन में किसान को कम मूल्य क्यों मिलता है, क्योंकि मध्यस्थों की संख्या अधिक होती है। कम लाभ, किसान को लाभ कम होता है और ये जो मध्यस्थ होते हैं उनको लाभ अधिक हो जाता है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव। अब जो किसान है उसको मंडी तक माल ले जाने के लिए सड़क होना चाहिए, उसका ट्रैक्टर होना चाहिए जिस पर कि वो अपना माल ले जाए, लेकिन ये मूलभूत सुविधाएं नहीं होती, इसलिए वह क्या करता है, स्थानीय व्यापारी को ही माल बेच देता है और कम कीमत पर बेचना पड़ता है। अपर्याप्त ऋण व्यवस्था, यानी ये जो किसान है इसके पास पैसे कम होते हैं और ऋण की व्यवस्था ना होने के कारण ये सस्ती कीमत पर ही आसपास के व्यापारी को माल को बेच देता है। अगला है आर्थिक नियोजन की विशेषताएं बताइए। आर्थिक नियोजन मतलब सरकार देश के आर्थिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जो योजना बनाती है उसे आर्थिक नियोजन, उसकी विशेषता क्या है, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पहले। फिर है बेरोजगारी से क्या आशय है। तो बेरोजगारी का आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की इच्छा और योग्यता रखते हैं, परंतु उन्हें कोई कार्य नहीं मिलता। ये अंडरलाइन वर्ड याद रखना है। जैसे एक व्यक्ति है, प्रचलित मजदूरी जो है वो 200 रुपये है। इस 200 रुपये पर ये व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है, मतलब इच्छा भी रख रहा है और इसमें योग्यता भी है। मान लीजिए कि इसको कोई भी लिखा पढ़ी का काम दिया, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, परंतु फिर भी इसे इसकी योग्यता और इच्छा होते हुए भी 200 रुपये मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता, तो हम क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति बेरोज़गार है। तो बेरोज़गार क्या होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की इच्छा और योग्यता होने पर भी व्यक्ति को कोई कार्य नहीं मिलता, तो हम उसे क्या कहेंगे, बेरोज़गारी कहेंगे। फिर है भारत में शहरी बेरोज़गारी के कारण बताइए। शहरी बेरोज़गारी यानी शहरी लोग क्यों बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारी तो गांव में भी है, लेकिन आपसे पूछा है कि शहरी लोग क्यों बेरोज़गार हैं। तो पहला कारण जो है वो धीमा विकास है। हमारे देश में आर्थिक विकास की दर धीमी है, यानी आर्थिक विकास में क्या होता है कि उत्पादन अधिक होता है, सभी क्षेत्रों में विकास होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, लेकिन विकास की दर धीमी है, उत्पादन कम होता है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसलिए शहरी लोग जो हैं बेरोज़गार हैं। फिर है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। हमारे देश में जो है वो रोज़गार के अवसरों का सृजन तो हो रहा है, लेकिन क्या है कि जितने रोज़गार के अवसर हैं उनकी तुलना में जनसंख्या जो है वो हमारे देश में बहुत अधिक है। तो सरकार के लिए ये संभव नहीं होता कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा पाए। फिर है भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव। हमारे देश में जो भूमि तो कम है और जनसंख्या क्या है, विश्व की जनसंख्या ज़्यादा रहती है और भूमि कम है। अब ये इतनी सी भूमि पर ही हमें बहुत अधिक लोगों को काम देना है, तो जब कम भूमि पर ज़्यादा लोग काम करते हैं तो क्या होता है, कुछ काम करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं,
वो काम नहीं करते, लेकिन हमें लगता है सभी काम पे लगे हैं। यानी अदृश्य बेरोजगारी की स्थिति बनती है भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण। ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं होता, बल्कि शहरी क्षेत्र में भी जनसंख्या दबाव बहुत अधिक होता है। फिर है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है वो ऐसी शिक्षा प्रणाली है कि एक बच्चा जो 12th पास है वो किसी कार्य को करने में दक्ष नहीं होता। तो इसके कारण यदि वो कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, तो वो अपना खुद का व्यापार भी नहीं खोल पाता, क्योंकि उसे व्यावसायिक शिक्षा यदि उसने स्पेशल प्राप्त की है तब तो उसे नॉलेज है, और अदरवाइज़ उसे कोई नॉलेज नहीं होता। तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण क्या है, शहरी बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है। समंक का क्या अर्थ होता है? आपने देखा होगा जो भी आपके 1 2 3 4 ये अंक है, तो ये समंक में अंक हैं, ये केवल अंक हैं। ये अंक समंक कब बनेंगे? समंक संख्यात्मक तथ्यों का समूह। ये तो संख्यात्मक तथ्यों का समूह हो गया जो अनेक कारण से प्रभावित होते हैं। अनेक कारण से प्रभावित का मतलब है कि जो है, मान लीजिए आपके इन्हीं के आगे हम लिख देते हैं कि आपके जो हिंदी में है 1 नंबर आया 5 में से, इंग्लिश में 2 नंबर आए और सोशल साइंस में 3 नंबर आए, तो ये क्या हो जाएंगे? समंक, क्योंकि ये किसी कारण से प्रभावित हैं कि ये आपके सब्जेक्ट के नंबर हैं जिन्हें गणना एवं अनुमान से ज्ञात किया जा सकता है। तो आपके ये जो नंबर हैं, या तो आपकी टेस्ट कॉपी चेक कर नंबर दिए जाएंगे तो वो गणना हो जाएगी, या फिर आपकी जो है कैसा मेंटल स्थिति है आपकी टीचर जानती होंगी, तो अनुमान से वो आपको नंबर दें। तो समंक क्या हैं? समंक जो हैं वो संख्यात्मक तथ्य हैं, यानी अंक तो हैं, समंक में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। समंक क्या है? संख्यात्मक तथ्य हैं, लेकिन समूह होना चाहिए। एक अंक समंक नहीं होता। संख्यात्मक तथ्यों के समूह हैं जो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं और जिन्हें गणना और अनुमान के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या है? इसमें भी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। प्रत्यक्ष, मान लीजिए आप प्रत्यक्ष रूप से जनगणना करने जाते हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से दूसरे लोगों से मिलते हैं और उनसे जानकारी इकट्ठी करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। क्या होता है देखते हैं, लिखेंगे क्या आप? ऐसा अनुसंधान जिनका क्षेत्र सीमित या स्थानीय प्रकृति का होता है। आप यदि सीमित क्षेत्र होगा तो वहाँ जाकर व्यक्तिगत रूप से जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान वाले क्षेत्र में जाकर सूचना देने वाले व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है। वही है कि जनगणना के लिए आप गए तो आप प्रत्यक्ष रूप से आपने दूसरे व्यक्ति से संपर्क स्थापित किया व्यक्तिगत, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक में अंतर बताइए। तो प्राथमिक समंक जो होते हैं वो मौलिक होते हैं। मौलिक का अर्थ होता है कि जनगणना में हम जो अंक लाएंगे वो नए होंगे, पुराने अंक नहीं होंगे। जबकि द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते। मान लीजिए कि आपको कोई अनुसंधान करना है और आपने जो है सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किए गए जनगणना के आंकड़ों को लिया, तो वो मौलिक नहीं होंगे क्योंकि उन्हें तो किसी ने पहले इकट्ठा करा था। तो प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं जबकि द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते हैं। अब जब आप खुद समंकों को इकट्ठा करने जाते हैं, प्राथमिक समंक हमें खुद को इकट्ठा करना पड़ते हैं और द्वितीयक समंक तो हम किसी के भी समंकों का प्रयोग करते हैं। तो जब आप स्वयं समंकों को इकट्ठा करने जाते हैं तो उसमें आपका समय भी ज़्यादा लगता है और आपके धन भी ज़्यादा लगेगा। जबकि द्वितीयक समंक में तो आप इंटरनेट से ज़रा में आंकड़े निकाल लोगे, तो इसमें समय और धन की आवश्यकता कम होती है, समायोजन की आवश्यकता। प्राथमिक समंक चूँकि आपने खुद ने इकट्ठे करे हैं तो इसमें आपको समायोजन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन द्वितीयक समंक जो हैं वो आप परिस्थितियों के अनुसार उसमें सुधार करके उनका प्रयोग
करते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण बताइए। तो जो अच्छी प्रश्नावली होती है वह स्पष्ट और पूर्ण होती है। अच्छा, प्रश्नावली क्या होती है? जैसे आपका क्वेश्चन पेपर भी एक प्रश्नावली ही है। जनगणना में आपसे आकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रश्नावली से पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्नावली कैसी होना चाहिए? स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए, मतलब समझ में आए, नहीं तो आंसर कैसे देंगे आप। और उसके प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं क्रमानुसार होना चाहिए। क्रमानुसार का मतलब जैसे जनगणना वाला अगर पहले पूछे कि आपके बच्चे हैं या नहीं और इसके बाद पूछे कि आपकी शादी हुई है या नहीं, तो ये क्रमानुसार प्रश्न नहीं होगा। तो अच्छी प्रश्नावली में प्रश्न कैसे होना चाहिए? क्रमानुसार। और प्रश्नावली का आकार उचित होना चाहिए, यानी प्रश्न ना तो कम हो और ना ही ज़्यादा अधिक हो। स्वतंत्रता के समय विदेशी व्यापार की दशा और दिशा की जानकारी दें। स्वतंत्रता के पूर्व क्या था कि भारत कच्चे माल का निर्यातक था और निर्मित माल का आयातक था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि भारत जो है, भारत का विदेशी व्यापार अधिक विस्तृत और व्यापक विविध हो गया। हम विविध प्रकार की वस्तुओं का जो है व्यापार करने लगे। ये तो दशा हुई। अब दिशा यानी किन किन देशों से हम व्यापार करते थे? तो हम इंग्लैंड और राष्ट्रमंडल देशों से तक हमारा व्यापार सीमित था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि भारत का व्यापार विस्तृत हुआ, हम अन्य देशों से भी व्यापार करने लगे। औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण बताइए। गतिहीनता मतलब कृषि का विकास ही नहीं हुआ। औपनिवेशिक शासन काल यानी अंग्रेजों के शासन काल में कृषि का विकास क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, पहला तो भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो ठीक नहीं थी, यानी जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में क्या होता था कि ऊपर तो सरकार होती थी और नीचे क्या होता था? किसान होता था। और बीच में कौन होता था? जमींदार होते थे। तो सरकार का डायरेक्ट किसानों से संपर्क नहीं होता था, तो ये ज़मींदार जो होते थे वो किसानों का शोषण करते थे। प्रौद्योगिकी सुधार का अभाव। अब ये जो जमींदार लगान लेता था, ये जो खेत होते थे कृषि क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी सुधार में इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि इसका काम तो केवल लगान वसूल करके सरकार को जमा करने का होता था। सिंचाई सुविधाओं की कमी थी, लेकिन अंग्रेजों ने उनके विकास पर ध्यान नहीं दिया। कृषि का व्यवसायीकरण हो गया था, यानी किसानों को नील आदि की खेती ज़बरदस्ती करवाई जाती थी, जिससे देश में खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो गई। फिर है हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक हमारी 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही क्यों लगी रही? देखिए, हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक हमारे देश में 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में इसलिए लगी रही क्योंकि देखिए, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं वो 3 ही होते हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्र, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, दूसरा आपके उद्योग हो जाएगा और तीसरा है आपका सर्विस सेक्टर। तो कृषि पर 65% जनसंख्या इसलिए संलग्न थी क्योंकि कृषि से जो जनसंख्या निकलती थी उसको उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोज़गार नहीं मिल रहा था। तो वो लोग वापस क्या करते थे? खेती में ही काम करने लगते थे। जितने लोगों की ज़रूरत होती थी उससे ज़्यादा लोग खेती में काम करते थे। तो कृषि से निकली अतिरिक्त जनसंख्या जो थी वो क्या थी? उसको समावेशित नहीं कर पा रहे थे। उद्योग और सेवा क्षेत्र उनको रोज़गार नहीं दे पा रहे थे, इसलिए 65% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर थी। क्या निर्धनता और बेरोजगारी में कोई संबंध है? तो हाँ, संबंध है। निर्धनता और बेरोजगारी में वृत्तीय संबंध है, मतलब निर्धनता के कारण बेरोजगारी होती है और बेरोजगारी के कारण निर्धनता। इसे हम क्या कहेंगे? वृत्तीय संबंध है। कैसा वृत्तीय संबंध है? कि जैसे कोई व्यक्ति बेरोजगार है यानी उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है जिससे कि वो पैसा कमा सके। अब कोई साधन नहीं है तो वो अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीद भी नहीं पाएगा और वह निर्धन बना रहेगा और ये चक्र क्या होगा? चलता ही रहेगा। निर्धन व्यक्ति और अधिक निर्धन हो जाएगा। ये चित्र आपको बनाना नहीं है, लेकिन
ये निर्धनता का चक्र, दुष्चक्र है। फिर है, मान लीजिए कि आप किसी गांव में मान लीजिए कि आप किसी गांव के आप निवासी हैं, किसी गांव के, और अपने गांव में निर्धनता निवारण के लिए आप क्या करेंगे? सुझाव। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि अपने गांव में सर्वे करके पहचान करेंगे कि कितने लोग निर्धन हैं, है ना। दूसरा, पहला काम आप क्या करेंगे? पहचान करेंगे। फिर क्या करेंगे कि आर्थिक समृद्धि कार्यक्रमों में निर्धनों की प्रभावपूर्ण सहभागिता को प्रोत्साहन, मतलब जो निर्धन लोग हैं उनको जो भी सरकार ने उनके लिए कार्यक्रम चलाए हैं उनकी जानकारी देंगे, जिससे कि वो उसमें सहभागिता करके अपनी निर्धनता से बाहर निकल सकें। आधारित संरचना उपलब्ध सरकार प्रयास करेंगे कि सरकार जो है गांव में आधारित संरचना को उपलब्ध कराए। और स्वरोजगार सहायता जो है उसके लिए, यदि कोई व्यक्ति अपना स्वरोजगार खोलना चाहता है तो उसके लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण से कहाँ से प्राप्त होगा, इससे संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। वर्तमान पर्यावरण संकट का वर्णन कीजिए। पर्यावरण संकट का अर्थ होता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें जो तत्व है वो संतुलन की स्थिति में थे पहले, जब पर्यावरण प्रदूषित नहीं था। अब क्या है कि असंतुलन की स्थिति हो गई, मतलब जो कुछ हानिकारक तत्व हमारे पर्यावरण में मिल गए हैं और जो लाभप्रद तत्व थे वो कम हो गए हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? पर्यावरण संकट। तो पर्यावरण संकट क्या है? पर्यावरण में फैल रहे प्रदूषण के कारण पर्यावरण असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है, और इस असंतुलन की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? पर्यावरण संकट कहते हैं। पर्यावरण संकट के कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। हमारी पृथ्वी जो है उस पर जनसंख्या क्या है? अधिक है, और जनसंख्या अधिक होने के कारण ये जो जनसंख्या है वो प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा दोहन करती है, अनियंत्रित दोहन करती है। और ज़्यादा दोहन क्यों करती है? जिससे कि आर्थिक विकास ज़्यादा हो सके, परिवहन के साधन जो हैं उनका विस्तार हो सके। इसके लिए हम क्या करते हैं? जंगलों को काट देते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? प्रकृति का संतुलन हो जाता है, क्योंकि जो जंगल होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। फिर आधुनिक तकनीक का हम प्रयोग करना चाहते हैं। आधुनिक तकनीक का अर्थ है कि पहले हम क्या करते थे कि मशीनों का प्रयोग नहीं करते थे, रासायनिक कीटनाशक आदि का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन अब हम आधुनिक तकनीक के कारण रासायनिक खाद, बीज, उर्वरक का प्रयोग करने लगे हैं, जो पर्यावरण में मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसके बाद पर्यावरण संकट का प्रभाव क्या हुआ कि हमारी जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ने लगा। हमारी जो पृथ्वी है वो उसका तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है। इसे क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन परत अपक्षय, पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन परत थी उसका क्षरण धीरे धीरे होने लगा, जो सूर्य की हानिकारक किरणों को हमारे यहाँ आने से रोकती है। अब इसका क्या हो गया? क्षरण होने लगा पर्यावरण प्रदूषण संकट के कारण, और हमारे पृथ्वी के अंदर का पर्यावरण जो है प्रदूषित हो गया। प्रदूषित यानी हानिकारक तत्व ज़्यादा हो गए और लाभदायक तत्व कम हो गए पर्यावरण में। फिर है उपाय। पर्यावरण संकट को दूर करने का उपाय क्या है? पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के स्रोत। पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? कि हम सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा जो है उसका उपयोग करने लगें। पर्यावरण संसाधनों का संरक्षण एवं संतुलित उपयोग। जो भी हमारे पेड़ हैं, झील हैं, जो भी पर्यावरण संसाधन बचे हैं, अब उनका हम संरक्षण करें और उनका कम से कम प्रयोग करें, जिससे भावी पीढ़ी के लिए वे बचे रहें। और जनसंख्या नियंत्रण। अब जो जनसंख्या यदि बहुत अधिक बढ़ेगी तो पर्यावरण उतना अधिक प्रदूषित होगा, तो जनसंख्या को हमें क्या करना चाहिए? नियंत्रित करना चाहिए। फिर है निम्नलिखित कारक भारत में कैसे पर्यावरण संकट की स्थिति पैदा करते हैं। पहला है
बढ़ती जनसंख्या से पर्यावरण संकट कैसे उत्पन्न होता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, अगर उसमें जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि आवास की समस्या उत्पन्न होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आवास बनेंगे। आवास की अत्यधिक मांग से क्या होगा, अब जो पृथ्वी के ऊपर जंगल थे उन जंगलों को जो है हटाकर और उनकी जगह मकान बना दिए जाएंगे। और जब प्राकृतिक संसाधनों को हम हटाएंगे तो उससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो जाएगा, यानी पर्यावरण संकट की स्थिति निर्मित हो जाएगी। दूसरा है वायु प्रदूषण से पर्यावरण संकट कैसे होता है। वायु प्रदूषण का अर्थ होता है कि वायु प्रदूषित हो जाए। हम सांस लेते हैं, हमें ताज़ी हवा ना मिले तो हम क्या कहेंगे कि वायु प्रदूषित हो गई है। वायु प्रदूषित कैसे होती है कि इसमें ये हानिकारक गैसें मिल जाती हैं, इससे वायु प्रदूषित हो जाती है। उसका परिणाम क्या होता है, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, श्वसन, कार्डियो संभावनी की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं वो वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती हैं और वायु प्रदूषण से पर्यावरण को संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण में क्या होता है कि ये संदूषण नहीं है, प्रदूषण है कि पानी की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम उसे क्या कहते हैं, जल प्रदूषण। गुणवत्ता कम क्यों हो जाती है, डायरिया, हेपेटाइटिस, हैज़ा। गुणवत्ता कम क्यों होती है, क्योंकि औद्योगिक अपशिष्ट जो है पानी में मिल जाते हैं। कृषि के अवशिष्ट, हमारे घर की जो सीवेज लाइन है वो सभी क्या होते हैं, अच्छे स्वच्छ जल में मिल जाती हैं और इसका परिणाम क्या होता है, डायरिया, हेपेटाइटिस और हैज़ा जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं और ये पर्यावरण संकट को उत्पन्न करती हैं। शहरीकरण। अब शहरीकरण, शहरों को बसाने के लिए क्या किया जाता है, वनों की कटाई की जाती है क्योंकि मकानों की मांग बढ़ रही है। जब हम अधिक पेड़ काटते हैं तो उससे क्या होता है कि भूमि पर प्रति व्यक्ति जो पेड़ों का अनुपात होना चाहिए वो कम हो जाता है और तीव्र शहरीकरण के कारण जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर अनुचित बोझ होने लगता है और पर्यावरण संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला है मानव पूंजी निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक है। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि यदि हम किसी व्यक्ति को शिक्षित, प्रशिक्षित, स्वस्थ बनाएं तो क्या उससे देश का आर्थिक विकास होगा। तो मानव पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की गति को कैसा कर देता है, तेज कर देता है। उससे क्या होता है, आर्थिक समृद्धि मानव पूंजी निर्माण को सुविधा प्रदान करती है। एक दूसरे के अन्योन्याश्रित है। मतलब मानव पूंजी निर्माण से आर्थिक समृद्धि आती है और आर्थिक समृद्धि से मानव पूंजी निर्माण होता है। आर्थिक समृद्धि और मानव पूंजी निर्माण के बीच जो अंतर संबंध है उसे हम कुछ बिंदुओं की सहायता से देखते हैं। पहला है भौतिक पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि। यानी यदि मानव पूंजी निर्माण होता है, मनुष्य शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ होता है तो अब वो अधिक उत्पादन कर सकता है। अधिक उत्पादन क्यों कर पाता है, क्योंकि वह कुशल होता है और उससे क्या होता है, अंततोगत्वा आर्थिक समृद्धि की दर तेज हो जाती है। कौशल और नवाचार। यदि हम किसी व्यक्ति को कुछ कौशल सिखा दें, कोई नई तकनीक सिखा दें तो उससे क्या होगा कि वो नई तकनीक का प्रयोग करके अधिक उत्पादन कर पाएगा और आर्थिक समृद्धि की दर तेज हो जाएगी। उच्च भागीदारी दर और समानता। यदि व्यक्ति शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ होगा तो वो क्या होगा कि वो देश के विकास में के लिए अधिक उत्पादन करेगा, अधिक काम करेगा और उसकी भागीदारी दर क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। फिर है किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। कार्य के दौरान प्रशिक्षण का अर्थ होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको उसी बीच में उस काम को, जैसे आप काम कर रहे हैं और आपका जो वरिष्ठ है वो आपको काम सिखाए तो वो क्या कहलाएगा, कार्य के दौरान प्रशिक्षण। क्यों आवश्यक है। पहला है कि जब आपको कोई प्रशिक्षण देता है काम करते करते
तो आपने सैद्धांतिक बातें तो सीखते ही हैं, व्यवहार में उस काम को कैसा करना है वो कौशल भी सीख जाते हैं। आप जब कार्य के साथ साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो संगठन के अंदर क्या मूल्य है, क्या मापदंड है, मतलब कैसे आपको व्यवहार करना है, वह आप रोज़ की कार्रवाई को देखकर समझ जाते हैं। कार्य के दौरान प्रशिक्षण में क्या होता है कि जो पर्यवेक्षक होता है, मतलब जो सिखाने वाला होता है, उसके अनुभवों से भी आप बहुत सी बातें सीख जाते हैं। और ये लागत प्रभावी तरीका है क्योंकि इस प्रकार के प्रशिक्षण में व्यय कम होता है। शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिकतर ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती हैं। क्यों? मतलब ग्रामीण महिलाएं ज़्यादा काम क्यों करती हैं शहरी महिलाओं की अपेक्षा? तो देखिए 30% ग्रामीण महिलाएं काम करती हैं तो 14% शहरी महिलाएं। ऐसा क्यों है? पहला है कि कृषि और संबद्ध गतिविधि, मतलब ग्रामीण महिलाएं किस में काम करती हैं? कृषि या संबद्ध गतिविधि में काम करती हैं। इनमें कोई विशेषज्ञता की तो आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ग्रामीण महिलाएं जो हैं खुद काम करने लगती हैं और ग्रामीण महिलाओं का हमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिखाई देता है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक व्यापक, मतलब क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं होती हैं वो अपने परिवार की आजीविका जो है उसको चलाने के लिए काम करने लगती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में आजीविका की कोई समस्या ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए वहाँ पर महिलाएं कम काम करती हैं। फिर जो शहरी परिवार होते हैं वो ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक आय अर्जित करते हैं, और अधिक आय अर्जित करते हैं तो वो अपने महिला सदस्यों को अलग से काम करने के लिए आज्ञा भी नहीं देते हैं। फिर है महिला जो सदस्य होती है उसे नौकरी करना है या नहीं करना, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता बल्कि परिवार का निर्णय होता है। और शहरी क्षेत्रों में परिवार जो है महिलाओं को नौकरी करने की ज़्यादा अनुमति नहीं देता कंपैरेटिवली ग्रामीण क्षेत्रों के। तो ये आपके कारण हुए कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं क्यों अधिक कार्यरत हैं। राज स्कूल जाता है पर जब भाई स्कूल में नहीं है तो प्रायः, मतलब जब वो स्कूल में नहीं होता है तो क्या करता है? खेत में काम करता है। तो क्या राज स्कूल तो जाता है लेकिन जब वो स्कूल नहीं जाता है तो खेत में काम करता है। जब वह खेत में काम करता है तो क्या आप श्रमिक मानेंगे उसे? तो हाँ, उसे हम श्रमिक मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि वह कुल उत्पादन में योगदान दे रहा है। खेत में काम कर रहा है तो उत्पादन में योगदान देता ही है। अब श्रमिक की परिभाषा क्या होती है कि व्यक्ति किसी आर्थिक गतिविधि में लगा है। वो खेत में काम कर रहा है तो वो एक आर्थिक गतिविधि है। तो चूंकि वह आर्थिक गतिविधि में काम कर रहा है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दे रहा है, इसलिए वह श्रमिक माना जाएगा। व्यापार के आयात प्रतिस्थापन नीति किसे कहते हैं? आयात प्रतिस्थापन नीति यानी जो वस्तु हम विदेशों से मंगा रहे हैं वो अपने देश में ही उत्पादित करने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? आयात प्रतिस्थापन नीति कहेंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है? आत्मनिर्भरता, यानी हम विदेश से यदि कोई वस्तु अपने देश में मंगा रहे हैं तो उसे अपने देश में ही बनाने लगें। घरेलू उद्योगों को संरक्षण, यदि हम विदेशी वस्तु को ही मंगाते रहेंगे तो हमारे देश के उद्योगों का तो विकास ही नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार क्या करती है? कोटा और प्रशुल्क लगाती है जिससे विदेशी वस्तु महंगी हो जाए और हमारे देश के उद्योगों को संरक्षण प्राप्त हो। विदेशी मुद्रा की बचत, विदेशी मुद्रा की बचत का अर्थ है कि जब सरकार आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाती है तो वस्तु जो विदेश से मंगा रही थी वह अपने ही देश में उत्पादित करती है, तो हमें अपनी विदेशी मुद्रा दूसरे देशों को देने की आवश्यकता नहीं होती, बचत हो जाती है। अब आयात प्रतिस्थापन की जो नीति है उसकी हम आलोचना देखें कि यदि हम मान लीजिए कि विदेशी वस्तुओं को अपने देश में नहीं आने देते तो हमारे देश के उद्योगों को तो किसी से प्रतियोगिता ही नहीं मिलेगी, तो उनकी सुधार की संभावना खत्म हो जाएगी, गुणवत्ता कम हो जाएगी उनकी वस्तु की। अब वो अक्षम है लेकिन वैसे ही काम करते रहेंगे क्योंकि किसी से प्रतियोगिता नहीं है, और उपभोक्ता जो है उसे हानि होगी क्योंकि बाहर से उसे अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिल भी सकती है
लेकिन सरकार जो है वो अपने देश में ही बनवाना उसको पसंद करती है। फिर है भारतीय योजनाओं का निर्माता प्रोफेसर महालनोबिस को क्यों माना जाता है? प्रोफेसर महालनोबिस जो थे उन्हें भारतीय योजनाओं का निर्माता क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने योजना भारत की विशेष रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण में योगदान दिया था, इसलिए उन्हें योजना का निर्माता माना जाता है। वैसे तो पहली पंचवर्षीय योजना बन गई थी, लेकिन हमारी व्यवस्थित योजना दूसरी से ही बनी है, तो उन्हें क्यों माना जाता है? पहला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण। जो महालनोबिस थे उनने क्या किया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया और उसमें क्या किया, उनने औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि के जरिए रोजगार को समाप्त करना उनका प्रमुख लक्ष्य था। दूसरा है आर्थिक नियोजन हेतु अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित करना। जो महालनोबिस थे उन्होंने जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई तो विश्व के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया। जो उनके आलोचक थे उन्हें भी उन्होंने आमंत्रित किया और हमारे भारत में योजना निर्माण में उन्होंने सहयोग दिया। बाद में उनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार भी मिला। इससे क्या सिद्ध होता है कि महालनोबिस दूरदर्शी थे, उन्हें लोगों की पहचान थी कि कौन योजना निर्माण में अच्छे से सहयोग दे सकता है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है महालनोबिस ने की थी और ये जो है जितने भी सांख्यिकीविद हैं उनके बीच जो है विचारों के आदान प्रदान का एक अच्छा मंच है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, और यहाँ से सांख्य नामक पत्रिका जर्नल जो है उसका प्रकाशन होता है। अब जो लोग महालनोबिस की आलोचना करते हैं वे भी मानते हैं कि वो भारत के आर्थिक नियोजन के वास्तविक निर्माता थे, मतलब आलोचक भी जो हैं उनको पसंद करते थे। अगला है, आप अपनी कक्षा में 10 में से 3 को चुनने के लिए आप लॉटरी विधि का उपयोग कैसे करेंगे, चर्चा कीजिए। आपको अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 को चुनना है। लॉटरी विधि से कैसे चुनेंगे हम? तो लॉटरी विधि में हम क्या करते हैं कि पहले नंबर हमारे जो 10 छात्र हैं उनके एक कागज़ पर नाम लिखेंगे, कागज़ के टुकड़े एक जैसे होना चाहिए। फिर हम उनको मोड़ देंगे, एक पात्र में डाल देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके 3 पर्चियाँ निकालेंगे। अब हमने एक पर्ची निकाली, उसके बाद हम पूरी पर्चियों को फिर से मिलाएंगे और तभी एक एक पर्ची निकालेंगे। और इस प्रकार जिन 3 बच्चों की पर्ची निकलेगी उन्हें हम चुन लेंगे और वो लॉटरी विधि द्वारा चुनाव कहलाएगा। कौन सी विधि द्वारा बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं, गणना और प्रतिदर्श? देखिए, आपको जनगणना करना है तो आप यदि एक एक के घर पर जाके जनगणना करेंगे तो वो गणना कहलाएगी। और प्रतिदर्श का अर्थ है कि आपने किसी एक छोटे से क्षेत्र में गणना कर ली और फिर उसी के आधार पर आप अनुमान लगा के पूरे क्षेत्र की गणना बता देते हैं, तो वो क्या होगी, सैम्पलिंग मेथड। तो पूरे क्षेत्र की गणना अच्छा है या थोड़े से सैंपल की गणना करना अच्छा है, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रतिदर्श विधि जो है उसके परिणाम गणना विधि की अपेक्षा अच्छे होते हैं। प्रतिदर्श थोड़ा कठिन वर्ड है, यदि आप इसको सैंपल से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे यदि मान लीजिए आपने चावल बनाए हैं, तो चावल पके हैं या नहीं पके हैं ये कैसे पता करेंगे? एक चावल इसमें से हम बाहर निकालेंगे, उसको देख लेंगे, अगर वो पका है तो हम मान लेते हैं कि सारे चावल जो हैं पक गए। तो ये कौन सी विधि है? सैम्पलिंग, प्रतिदर्श विधि। तो मैं प्रतिदर्श की जगह सैंपल वर्ड का यूज़ करूँगी, क्योंकि सैंपल वर्ड से आप जल्दी से कोरिलेट कर पाएंगे। पहला है सटीकता, यानी सैंपल मेथड क्यों अच्छा है? क्योंकि ये सटीक होता है, इसके जो निर्णय होते हैं वो सटीक होते हैं, इसमें त्रुटियां जो हैं वो कम होती हैं, क्योंकि छोटे से क्षेत्र में ही हमें गणना करनी होती है। दूसरा है कम ऊर्जा और समय की खपत। सैंपल विधि में चूँकि छोटा क्षेत्र होता है तो समय भी कम लगता है और ऊर्जा भी कम लगती है। लागत दक्ष, मतलब छोटे से क्षेत्र में जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं तो हमें लागत भी क्या होती है, कम आती है। अधिक कुशल, ये जो सैम्पलिंग मेथड है
उसमें हम क्या करते हैं कि छोटी सी टीम बनाते हैं और टीम के माध्यम से काम करते हैं, तो वो कुशलता से काम करते हैं और निर्णय अच्छे आते हैं, निष्कर्ष अच्छे निकलते हैं। फिर है नई आर्थिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। नई आर्थिक नीति यानी पहले हमारे देश में जो था बहुत कठोर प्रतिबंध थे, निजी क्षेत्र को कोई कार्य करने की ज़्यादा अनुमति नहीं थी, तो और हमारी अर्थव्यवस्था जो थी पूरे विश्व के साथ संबद्ध भी नहीं थी। तो नई आर्थिक नीति जो थी वो एलपीजी की नीति थी। एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, यानी हमने हमारे देश के कानूनों को उदार बनाया। प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट जो लोग थे उनकी आर्थिक क्रियाओं में गतिविधि बढ़ाई। और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा, आयात निर्यात के प्रतिबंधों को कम किया। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो नई आर्थिक नीति की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पूरे विश्व में वैश्वीकरण को अपनाया जा रहा था और उसके अनुरूप हमें अपने देश को बनाने के लिए हमने एलपीजी या नई आर्थिक नीति को अपनाया। हमारे देश में मुद्रास्फीति की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और इसको नीचे लाने के लिए हमें नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ा। भुगतान असंतुलन हो रहा था, मतलब हम आयात करते हैं तो हमें पैसा देना होता है और हम निर्यात करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। तो हमने आयात तो क्या किया था, ज़्यादा किया था, और निर्यात कम किया था, यानी पैसा मिलना कम था और पैसा देना ज़्यादा थे। तो इससे क्या हुआ, भुगतान असंतुलन हो गया। इसको दूर करने के लिए हमें नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ा और आर्थिक विकास की दर जो है उसे तेज़ करने के लिए आवश्यक था कि देश में आर्थिक सुधारों को या नई आर्थिक नीति को अपनाया जाए। विदेशी मुद्रा के भंडार जो थे, जब हमने 1990 में नई आर्थिक नीति को अपनाया उससे पहले बहुत कम थे, तो हमें मुद्रा भंडार को बढ़ाना था, इसलिए हमने क्या किया, नई आर्थिक नीति को अपनाया। आर्थिक स्थिरीकरण मतलब हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो आर्थिक स्थिरीकरण के लिए नई आर्थिक नीति को अपनाया गया। प्रतिबंधों को हटाकर मतलब क्या किया गया, नई आर्थिक नीति में हम बहुत अधिक हमारे देश में प्रतिबंध थे तो हमने उसको हटा दिया, जिससे कि विदेशी माल, सेवाएं, पूंजी, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, हर चीज़ हम विदेशों से हमारे यहाँ आ सके और हमारे देश में यदि एक्सेस है तो वो विदेश में जा सके। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाना, मतलब जो निजी कंपनियां थीं उनको पहले आर्थिक सुधारों के पहले बहुत कम क्षेत्रों में काम करने की अनुमति थी, लेकिन सुधारों के बाद उन्हें निजी क्षेत्र को भी काम करने की अनुमति प्रदान की गई। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं लॉटरी विधि वाला। आर्थिक सुधार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आर्थिक सुधार की पहली विशेषता थी उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है कि आर्थिक सुधारों के पहले हमारे देश में बहुत कठोर प्रतिबंध थे, लेकिन आर्थिक सुधारों के बाद जो अवांछित प्रतिबंध थे उनको हटा दिया गया और अर्थव्यवस्था को कैसा बनाया गया, उदार बनाया गया। किन प्रतिबंधों को हटाया गया, जैसे कोई भी आयात निर्यात करना है, काम करना है तो लाइसेंस लेना होता था, कोटा था कि इतने से ज़्यादा वस्तु को हम आयात नहीं कर सकते, निर्यात नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। तो इन सबको आर्थिक सुधारों के तहत क्या किया गया, कम किया गया और हटा दिया गया। फिर है निजीकरण। निजीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में के स्वामित्व एवं नियंत्रण को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया गया। निजीकरण में हमने क्या किया कि जिन क्षेत्रों में पहले सरकार काम कर रही थी, पहले हर काम सरकार करती थी, ब्रेड भी सरकार ही बना रही थी, लेकिन अब क्या किया गया, सार्वजनिक उद्यमों के काम को कम करके धीरे धीरे निजी क्षेत्र के योगदान को, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया गया। वैश्वीकरण में क्या किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया। फिर है नई सार्वजनिक क्षेत्र की नीति। नई सार्वजनिक क्षेत्र की नीति मतलब सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की नई नीति बनाई।
पहले क्या था, हर वस्तु का उत्पादन सरकार ही करती थी। अब सार्वजनिक क्षेत्र की नई नीति के तहत सरकार ने क्या किया कि आरक्षित उद्योगों की सूची में कटौती की। अब सरकार जो है, सरकार के लिए जो क्षेत्र रिजर्व थे कि इसमें सरकार ही उत्पादन कर पाएगी, उसकी सूची छोटी कर दी गई। अब उसमें निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी गई। शेयरों का विनिवेश, जो सरकारी उद्योग थे उनके जो शेयर थे, शेयर मतलब पूंजी, उनको निजी क्षेत्र को बेच दिया गया, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ सके। जो बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे उनको बेच दिया गया निजी क्षेत्र को, जिससे कि उनके कार्य गुणवत्ता में सुधार आ सके। आधुनिकीकरण का अर्थ क्या होता है कि हम आधुनिक तकनीक की शुरुआत करें। तो आर्थिक सुधारों में ये किया गया। उच्च प्रौद्योगिकी का हमने विदेशों से आयात किया, विशेषतः कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हमने नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधारों के तहत विकास किया। फिर है वित्तीय सुधार। वित्तीय क्षेत्र में क्या आर्थिक सुधार हुए कि तरलता अनुपात में कमी की गई। पहले क्या होता था कि आपने बैंक में जो 100 रुपये जमा किए तो इसका एक बड़ा प्रतिशत उन्हें अपने पास या आरबीआई के पास रखना पड़ता था। तो ये जो रिजर्व थे उनमें क्या किया गया, कमी की गई। एनपीए मतलब आपने बैंक से ऋण लिया, वो आप चुका नहीं रहे। तो वित्तीय सुधार क्या किए गए नई आर्थिक नीति में कि ये जो एनपीए था उसे कम करने का प्रयास किया गया। पहले ब्याज दर आरबीआई निर्धारित करती थी, अब बाजार के आधार पर ब्याज दर निर्धारित होने लगी। तो ये आपके हुए आर्थिक सुधारों की विशेषता। अगला है ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। ऊर्जा के जो स्रोत हैं, पहला है व्यावसायिक स्रोत। व्यावसायिक स्रोत जो हैं इसमें जो गैस, बिजली, कोयला, पेट्रोल आदि आते हैं, इनको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इनके लिए हमें कीमत चुकानी होती है और ये जो हैं उत्पादन क्रिया में इनका प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, व्यावसायिक क्षेत्र कहा, सोर्स कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है। गैर व्यावसायिक स्रोत में क्या आता है, जैसे कि आपने कूड़ा करकट, सूखा गोबर, जलाऊ लकड़ी से यदि आपने ऊर्जा प्राप्त की है तो वो गैर व्यावसायिक स्रोत है। क्योंकि इसके लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी और इसका प्रयोग आप अपने घरेलू उपयोग के लिए कर रहे हैं। फिर है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। जो परंपरागत स्रोत होते हैं, ये जो है परंपरागत नहीं है, हाँ ये परंपरागत ही है। परंपरागत स्रोत का अर्थ होता है कि वे स्रोत जिनका कि हम पुराने समय से उपयोग करते आए हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, परंपरागत स्रोत। जैसे कोयला, अब जो परंपरागत स्रोत हैं वो सीमित हैं, कोयला, पेट्रोल आदि सीमित है और इनका नवीनीकरण भी नहीं किया जा सकता, यानी आप अपने उपयोग कर लिया तो आप खुद इनको नहीं बना सकते और इनसे प्रदूषण, आप कोयला, पेट्रोल आदि का उपयोग करते हैं तो प्रदूषण भी ज़्यादा फैलता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो हैं वो आधुनिक समय की देन है। जब परंपरागत स्रोत कम होने लगे तो हमने गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग प्रारंभ कर दिया गया। तो ये जो है असीमित है, सौर ऊर्जा कम तो होती नहीं है, ये साधन असीमित है और इनका नवीनीकरण भी किया जा सकता है और ये प्रदूषण मुक्त है, मतलब इनसे कोई प्रदूषण नहीं होता। आप सूर्य की रोशनी से खाना बना रहे तो कोई प्रदूषण होगा क्या, नहीं होगा। फिर है मानव विकास के विभिन्न संकेतकों का उल्लेख कीजिए। मानव विकास मतलब व्यक्ति को शिक्षित, प्रशिक्षित, स्वस्थ बनाना। तो ऐसे कौन से संकेतक हैं जिनसे कि हम मानेंगे कि मानव विकास हुआ है। तो पहला संकेतक है मानव विकास सूचकांक। ये जो है मानव विकास सूचकांक हमें यह बताता है कि किसी देश में कितना मानव विकास हुआ है। अब जीवन प्रत्याशा भी मानव विकास का सूचक है। जीवन प्रत्याशा यानी जिस देश में लोगों की जन्म के मतलब अधिक समय तक जीवित रहने की आशा होती है तो वहाँ मानव विकास अधिक माना जाता है। वयस्क साक्षरता दर जिस देश में अधिक है तो वहाँ भी मानव विकास अधिक माना जाता है। जहाँ पर जीडीपी ज़्यादा है जिस देश की, उस देश में मानव विकास अधिक माना जाएगा।
जिस देश में गरीबी कम है वहाँ पर मानव विकास अधिक माना जाता है। जहाँ शिशु मृत्यु दर कम है वहाँ मानव विकास अधिक माना जाएगा। ऐसे मातृत्व मृत्यु दर कम है तो मानव विकास अधिक माना जाएगा। यदि देश में स्वच्छता की स्थिति अच्छी है, स्वच्छ जल है, तो भी मानव विकास अधिक माना जाता है। और अल्प पोषित जनसंख्या कम है तो मानव विकास अधिक माना जाता है। तो ये आपके मानव विकास के संकेतक हुए। इसमें से कुछ का वर्णन देख लेते हैं। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय उसके कितने समय तक जीवित रहने की आशा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा। बुनियादी साक्षरता संकेतक यानी 7 वर्ष के ऊपर की आबादी की जो पढ़ने लिखने समझने की जो क्षमता होती है उसके आधार पर हम क्या करते हैं? बुनियादी साक्षरता का गणना करते हैं। फिर शिशु मृत्यु दर की गणना कैसे करते हैं कि यदि 1 वर्ष से ऊपर की आयु के जितने बच्चे 1000 बच्चों में से जितने बच्चे 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पहले ही मर जाते हैं, उनके आधार पर हम शिशु मृत्यु दर का आकलन करते हैं। चीन में एक संतान की नीति का महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या है? अब चीन में क्या किया गया कि जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो उनने नीति अपनाई कि देश में क्या है, एक ही बच्चा एक फैमिली में होगा। अब इस नीति को अपनाने के क्या कारण थे? क्योंकि देश में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही थी, प्राकृतिक संसाधन कम थे, उन पर बोझ ज़्यादा पड़ रहा था और इस कारण लोग जो हैं उनकी जीवन की गुणवत्ता भी कम हो रही थी। फिर चीन में जो एक संतान की नीति, ये ऊर्जा के स्रोत आप पहले कर चुके हैं। एक संतान की नीति से क्या था कि देश में जो आर्थिक विकास था उस पर जनसंख्या का दबाव पड़ रहा था, मतलब जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण आर्थिक विकास कम हो रहा था। अब एक संतान की नीति की सफलता क्या रही? एक संतान की नीति की सफलता यह रही कि 1979 के बाद चीन में गरीबी में कमी आई। आलोचना क्या की गई इस नीति की कि इसके कारण लिंगानुपात कम होने लगा, यानी महिलाओं की संख्या कम होने लगी, युवाओं की संख्या कम हो गई, वृद्धों की संख्या बढ़ गई और देश के अंदर सामाजिक तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। और इससे निपटने के लिए चीन ने क्या किया? एक संतान की नीति की जगह 2 संतान की नीति को अपनाया। थैंक यू।